नमस्कार साथियों। इन दिनों उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सियासत में काफ़ी हलचल है और हलचल होने की सबसे बड़ी वजह जो है, शायद बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें मिली, उसको लेकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो है रिपोर्ट कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सौंप दी है। ऐसे में उस रिपोर्ट को बताया जा रहा है कि करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की जो टीम रही है, उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है और दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह को ये रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी द्वारा सौंप दिया गया है। ऐसे में एक और सियासी हलचल केशव प्रसाद मौर्य के बयान के आने के बाद यूपी और दिल्ली दोनों जगह खड़बड़ी मची हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के बैठक में खुले मंच पे कह दिया कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का आदर और सम्मान होना चाहिए। यानी आप ये कह सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पे ये कहना था कि संगठन जो है बड़ा है सरकार से। तो इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, तो उस समय प्रचंड कह सकते हैं कि प्रचंड मत से जो है बीजेपी ने यूपी के अंदर अपना परचम लहराया था। और ऐसे में जब 2017 में जब सरकार बनाने की बात आई उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मुख्य बॉडी ने जो है योगी आदित्यनाथ का नाम सामने ला दिया। तो कहा जा रहा है कि 2017 का जो ये सियासी दौर रहा है, लगभग 7 सालों का समय बीत चुका है और ये टीस कहीं ना कहीं जो है केशव प्रसाद मौर्य के अंदर बताया जा रहा है ऐसा कि हो सकता है कि ऐसा टीस उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के हो। दूसरी बात ये करते हैं कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई प्रमुख बातें सूत्रों के द्वारा बताई जा रही हैं कि कुछ प्रमुख कारण जो रहे हैं, क्या कारण रहे हैं, 9 कारण बताए जा रहे हैं कि 9 कारण कुल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर गई है, उसके कुल 9 कारण बताए जा रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, जो हो सकता है कि उसमें चर्चा किया गया है। सबसे पहला कारण है कि 6 साल के अंदर जो पेपर लीक का मामला पूरे देश के अंदर हुआ, उसकी वजह से जो है युवाओं के अंदर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि अग्निवीर योजना को जिस तरीके से विपक्ष ने भुनाया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भाजपा के ऊपर अटैक किया अपने जनसभाओं के अंदर, तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है अग्निवीर का रहा। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट उसमें बताया जा रहा है कि अफसरशाहों की मनमानी, अफसरशाह जो है यानी अफसरों की मनमानी। चौथा जो कारण बताया जा रहा है कि अफसरों की दूरी बनी रही कार्यकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं की बात वो सुनते नहीं थे, थाने चौकी लेवल पे हो या किसी बड़े अधिकारी के यहाँ हो, तो कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती थी, जिसकी वजह से जो है कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ी नाराज़गी जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिली। अगला पॉइंट जो है संविधान खत्म करने का भ्रम जो है विपक्ष के द्वारा जो है लोकसभा चुनाव के दौरान पूरा जो है फैलाया गया, जिसको लेकर के जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के जुड़ा, जिसका परिणाम ये रहा कि समाजवादी पार्टी ने जो है 37 सीटों पे जो है अपने परचम लहराया। अगला जो 5वां पॉइंट रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच अनबन रही, दूरियां रहीं लोकसभा चुनाव में, जो मिल कर के रणनीति बननी चाहिए थी वो रणनीति नहीं बन पाई। अगला जो 6वां कारण जो बताया गया, इसको योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से बोला कि कैंडिडेट जो थे वो अति आत्मविश्वास में थे। अति आत्मविश्वास में होने की वजह से जो जनता से एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो कनेक्टिविटी कैंडिडेट जो है वो कर नहीं पाए।
सातवां जो मुख्य वजह बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार का, वो ये बताया जा रहा है कि सही कैंडिडेटों को टिकट न देना। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो सही कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं दिया गया। जिन कैंडिडेटों को टिकट दिया गया वो आत्मविश्वास में रहें, अति आत्मविश्वास में रहें कि चुनाव तो उनको जीत जाना है, और जनता के बीच में शायद वो ठीक तरीके से पहुंच भी नहीं पाए। जो आखिरी कारण जो बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी दूरी बनी हुई थी। बड़े नेता आते थे, अपना मीटिंग करते थे, चले आते थे। छोटे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से बूथ लेवल पे भेज करके पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नहीं कर पाए। ये कुछ प्रमुख वजहें जो है बताई जा रही हैं कि भूपेंद्र चौधरी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है करीब 40,000 कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेने के बाद, तो ये कुछ उनकी अंदरूनी रिपोर्ट की बातें हैं जो सूत्रों के द्वारा बताई जा रही हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य भी जो दिल्ली मिलने के लिए गए अभी जेपी नड्डा से, तो जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात तो किया। मुलाकात करने के बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे, लेकिन बिना मुलाकात के ही वो वहाँ से वापस चले आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर के भी अपनी टीम जो बनाई है उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है, ब्रजेश पाठक का भी शायद नाम नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शायद ये दूरियां जो है काफ़ी बनी हुई हैं, और आने वाले समय में सीएम योगी चाहते हैं कि 2027 का जो फाइनल होना है विधानसभा का, उसका सेमीफाइनल उपचुनाव में जो है देखने को मिलेगा। सीएम योगी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो 10 सीट पे अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी कोर टीम को जो है वो इस चुनाव में उतार रहे हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन 10 जिन जिलों में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहाँ पे कौन भारी है, किसका पलड़ा भारी है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एक वीडियो का लिंक देंगे। उस लिंक को ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि कौन सी सीट पे कौन भारी है, कौन उस सीट पे था जिसके लोकसभा में जाने के बाद जो वो सीट वहाँ से खाली हो गई, और किसका पलड़ा वहाँ पे भारी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आपको शॉर्ट में बता दूं कि करीब 6 सीटों पे जहां उपचुनाव होना है, 6 सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी और गठबंधन वहां पे मजबूत है। 3 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। 1 सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल निषाद पार्टी वहाँ पे मजबूत है। तो ये कह सकते हैं कि जो 10 सीटों पे उपचुनाव होना है उसी की मैराथन तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से कर रही है। ये जो पूरी कार्यसमिति की बैठक 14 जुलाई को हुई है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हुई है कि उपचुनाव जो 10 सीटों पर होना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिग्गज नेता उसको सुनिश्चित कर लें, बूथ लेवल पे काम करें, ग्राउंड लेवल पे जाके जनता से अपनी कनेक्टिविटी को बनाएं। और साथ में योगी आदित्यनाथ ने जो 14 जुलाई को अपना भाषण दिया उसमें वो वही पुरानी बात करते दिखे कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज ख़त्म हो गया है, लोग माफियाओं के कब्र पे जाके फातिया पढ़ते हैं। उन्होंने अपने विकास के तमाम गाथाओं को गिनवाया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है चुनाव का उसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, और सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर तो खैर योगी की सरकार में ठीक है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा जो है सबसे अहम है। ऐसे में अखिलेश यादव जो है लगातार ट्विटर पे जो है, ट्विटर यानी इस समय का एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो लगातार तंज कस रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि बीजेपी में जो है कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी है। और जैसे ही कल केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल करके जब लखनऊ वापस आए तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिख दिया कि बौद्ध लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश यादव ने यहाँ तक एक्स पे लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति किया करती थी, आज उनके पार्टी के अंदर खुद वो तोड़ फोड़ की राजनीति से शिकार हो गए हैं।
तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो सियासी भूचाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय मचा हुआ है, लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार मिलने के बाद नरेंद्र मोदी स्वयं इस रिपोर्ट की गहनता से जो है उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि कहाँ पे आखिर चूक हुई है। और आने वाले समय में लगता है कि जो उपचुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स देने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और आएंगे। साथ में अमित शाह की जो चाणक्य रणनीति होती है वो रणनीति भी इस उपचुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर आश्वस्त थी कि राम मंदिर का मुद्दा और दूसरा सीएम योगी का लॉ एंड ऑर्डर, दोनों चीज़ों को लेकर के शायद भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि यहाँ पे सीटें 80 में करीब 65 से ऊपर जाएंगी, लेकिन 65 से ऊपर तो जा नहीं पाई, बल्कि 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने जीत का परचम लहरा लिया। तो खैर ये तो सियासी रणनीति में आगे पता लगेगा कि क्या क्या होता है। तो फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी हम लोगों की, तो फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।